बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई, एटीएस की लगातार छापेमारी, घुसपैठियों का नेटवर्क बेनकाब, और इसी बीच अचानक सामने आते हैं वही चेहरे। इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो। ये लोग हर बार देश विरोधी ताकतों के लिए ढाल क्यों बन जाते हैं? ये लातों के भूत हैं, ये बातों से मानेंगे नहीं। लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। ये वही लोग हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर। रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। कुछ लोग हैं जो राष्ट्र से ऊपर अपने मत, अपने मजहब को मानते हैं। अगर हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, और कुछ भी योगदान देंगे तो राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा। देश के मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, सरकार मुसलमानों को प्रताड़ित कर रही है, जुल्म और नाइंसाफी की कौक से आतंकवाद पैदा होता है। इसीलिए जुल्म खत्म होना चाहिए, हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। कुछ सांप्रदायिक ताकतें इस्लाम और मुसलमानों को खत्म करने पर तुली हैं, यह कहना है इस देश के कुछ मौलाना, राजनेता और बुद्धिजीवियों का। अब सवाल है, जब देश शांति चाहता है तो कुछ लोग क्यों इस तरह का झूठा रोना रोकर जिहाद, लड़ाई और प्रताड़ना जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर माहौल खराब करना चाहते हैं? सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ये नेता और मौलाना क्या बोल रहे हैं, सवाल यह है ये देश को किस दिशा में धकेलना चाहते हैं। क्योंकि जो ताकतें लोगों के बीच डर, नफरत और लड़ाई पैदा करने की भाषा बोलती हैं, वो देश के साथ नहीं, उस अंधेरे वाले एजेंडे के साथ खड़ी होती हैं, जो भारत को कमजोर देखना चाहता है, छिन्न भिन्न करना चाहता है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है और राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। नदवी ने मुसलमानों के अधिकारों पर हो रहे कथित अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। यह बयान जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के हालिया जिहाद वाले बयान का समर्थन करते हुए दिया गया है, जिसमें मदनी ने कहा था कि जुल्म होने पर जिहाद होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मुसलमानों के अधिकारों को कमजोर कर रही है और हालात ऐसे बन रहे हैं कि जिहाद जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं। सांसद ने मौलाना मदनी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ शायद हमें दोबारा लड़ना पड़ेगा और जिहाद करना पड़ेगा। आखिर कब तक मुसलमानों को इस तरह से दबाया जाता रहेगा? जुल्म की एक बर्दाश्त होती है और जब बर्दाश्त खत्म हो जाती है तो यह करना ही पड़ेगा। वहीं संसद में जिहाद की बात करने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद से जब पत्रकारों ने पूछा कि जिहाद का मतलब क्या है, तो उन्होंने मीडिया बॉयकॉट को ही जिहाद बता दिया। नदवी ने कहा, मीडिया मुसलमानों का तमाशा बना रही है। जब मीडिया किसी समाज की नैतिकता को कम करने की कोशिश करे तो उस मीडिया का बॉयकॉट करना भी जिहाद है। मैं आपका बॉयकॉट करता हूं, यह कहना है सांसद जी का। इससे पहले 29 नवंबर को जमीयत उलेमा ए हिंद की राष्ट्रीय शासी निकाय की बैठक के दौरान अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें मदनी ने जिहाद को पवित्र बताते हुए कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। उन्होंने इसे दोहराते हुए जोर दिया कि जरूरत पड़ी तो 200 बार भी कहेंगे। यह बयान मुस्लिम समुदाय पर हो रहे कथित अत्याचारों, वक्फ संपत्ति के मुद्दे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में आया था।
जिसके बाद मौलाना महमूद मदनी मुस्लिम समाज में ही घिरने लगे। देश के प्रतिष्ठित मुस्लिम नेतृत्व ने मौलाना महमूद मदनी के बयानों की कड़ी निंदा की। साथ ही उनके चाचा मौलाना अरशद मदनी को भी निशाने पर लेते हुए दोनों को विभाजनकारी बताया। मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने कहा ये दोनों मदनी जो दारुल उलूम देवबंद जैसे पवित्र धार्मिक संस्थान से जुड़े हैं, समुदाय के नाम पर विवादित और विभाजनकारी बयान ये देते हैं जिन्हें भारतीय मुसलमान नहीं मानते। वहीं दूसरी तरफ जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के दिए गए हालिया बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मौलाना मदनी बार बार जिहाद की बात करके समाज को तोड़ने और देश को कमजोर करने की बात कर रहे हैं। शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि वो किस तरीके से भारत में जिहाद करना चाहते हैं। उनकी बातों से भारत में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को भारी नुकसान हो रहा है, साथ ही सांप्रदायिक टकराव की तरफ माहौल बढ़ रहा है। अगर देश के किसी हिस्से में टकराव होगा तो मुसलमानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मौलाना बरेलवी ने कहा कि भारत में ना जिहाद जायज है और ना हिजरत जायज है। आला हजरत इमाम अहमद रजा फजीले बरेलवी ने अपने फतवे की किताब में भारत में जिहाद को नाजायज बताया है। दर्शकों, जब जांच एजेंसियों ने अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसा था, जब फर्जी डॉक्टरों के गिरोह के लिंक सामने आए, जब संस्थापक जावेद सिद्दीकी जेल भेजे गए, तो जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी का बयान आया था और उन्होंने कहा था यह सरकार की साजिश है, हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसकाने की कोशिश है। मुस्लिम वाइस चांसलर बनेगा तो जेल जाएगा। न्यूयॉर्क का मेयर ममदानी बन सकता है, लंदन का मेयर खान बन सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में एक मुस्लिम किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसे आजम खां की तरह जेल जाना पड़ेगा। मौलाना अरशद मदनी ने कहा दुनिया ये समझती है कि मुसलमान अपाहिज हो गया है, खत्म हो गया है। सरकार चाहती है कि उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाए। जो हो रहा है उसे देखकर लगता है कि सांप्रदायिक ताकतें इस्लाम और मुसलमानों को खत्म करने पर तुली हैं। दर्शकों, इससे पहले आतंकी डॉक्टर उमर को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान सामने आया था। मीडिया से बात करते हुए सांसद इमरान मसूद ने कहा कि डॉक्टर उमर भटका हुआ नौजवान था। समाजवादी पार्टी का एक नेता है अबू आजमी। दिल्ली धमाके के बाद उनका कहना था कि जुल्म और नाइंसाफी की कौख से आतंकवाद पैदा होता है, इसलिए जुल्म खत्म होना चाहिए, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। और साथ ही यह भी कहा था कि तहकीकात होनी चाहिए कि चुनाव के वक्त ऐसे ब्लास्ट क्यों होते हैं। जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया है उन्हें 6 महीने के भीतर फांसी पर लटकाना चाहिए, लेकिन बेगुनाहों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। सवाल है कि आखिर बेगुनाह कौन है? दर्शकों, डॉक्टरों की फौज के नकाब उतरते ही एक एक करके देश विरोधी ताकतों की पैरवी करने वाले तत्वों की पोल भी खुल रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई, एटीएस की लगातार छापेमारी, घुसपैठियों का नेटवर्क बेनकाब, और इसी बीच अचानक सामने आते हैं वही चेहरे जो हर बार कानून के सामने दीवार बनते हैं और हर बार अपराध को भावना में बदलने की कोशिश करते हैं, निर्दोषों की आड़ में संदिग्धों की पैरवी करते हैं, आतंकियों को भटके हुए लोग कहकर बचाने का खेल करते हैं। ये लोग हर बार देश विरोधी ताकतों के लिए ढाल क्यों बन जाते हैं? कानून को कटघरे में कौन घसीट रहा है? और क्या सभ्य समाज में ऐसे कुत्सित प्रयासों को स्वीकार किया जा सकता है? दर्शकों, ऐसे लोगों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं ये लातों के भूत हैं, ये बातों से मानेंगे नहीं। आप देखिए ना क्या हो रहा है, ये किस तरह की बयानबाजी है। इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं? इस देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं
कभी जाति के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, यह केवल बांटना चाहते हैं। इनकी कोशिशें वही हैं। मुस्लिम समाज पर अत्याचार हो रहा है, ये जिहाद करेंगे। ये क्या इस देश में करना चाहते हैं? वो पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज जो जाकर के फट जाती है, उनके ऊपर बोलने के लिए इन्हें शर्म आती है। इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि आज मुसलमानों को ताकत दिखाने का समय आ गया है, चाहे पुलिस वालों की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। दर्शकों, ये वही लोग हैं जो इस तरह के असामाजिक कृत्यों में ये शामिल होते हैं और फिर ऐसे देश विरोधी ताकतों को बचाने के लिए ये लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। इस तरह की बयानबाजी की जा रही है और फिर ये कहते हैं कि अत्याचार हो रहा है। दर्शकों, इनके बारे में योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, पहचानो, इन चेहरों को पहचानो, क्योंकि ये केवल लोगों को मूर्ख बनाते हैं। इसके अलावा इनके पास में कोई काम है नहीं। देखिए ना, जैसे वो डॉक्टरों की फौज है, वो पढ़े लिखे डॉक्टर जो पढ़कर अंग्रेजी बोलते हैं फराटेदार और जाकर के फट जाते हैं। एक ऐसे ही फौज राजनेताओं की है। कुछ पार्टियां हैं जो कह रही हैं, देखिए साहब अत्याचार हो रहा है। ऐसे ही ये जो मौलाना है उनकी भी फौज है और ऐसे ही कुछ बुद्धिजीवी हैं इस देश में, तथा कथित बुद्धिजीवी, उनकी भी एक फौज है। ये इतनी फौज बन चुकी हैं दर्शकों, क्योंकि इन्हें केवल राजनीति में आने के लिए, केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए ये सब कुछ ये बोल रहे हैं। और सवाल है कि जब इन पर कार्रवाई होती है तो फिर ये कहते हैं कि अत्याचार हो रहा है। अब आप बताइए, जैसा कि वो बरेलवी साहब हैं मौलाना, वो तो खंडन कर रहे हैं इनकी बातों का और कह रहे हैं कि देखिए ये समाज को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है क्या होता है, अंजाम क्या होगा। बरेली में क्या हुआ था, जो मौलाना भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, उसको योगी आदित्यनाथ याद दिलवा रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि तूने कितनी बड़ी गलती कर दी। क्योंकि उसको तो लग रहा था सड़क जाम कर देंगे, कर्फ्यू लग जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, अपनी ताकत दिखानी है। योगी आदित्यनाथ ने दिखा दी अपनी ताकत, बता दिया गद्दी पर कौन बैठा है उत्तर प्रदेश में और यहां क्या होता है। बुलडोजर लगातार चल रहा है वहां बरेली में और उसके जितने भी करीबी हैं, जितने भी सहयोगी हैं, सब पर कार्रवाई हो रही है। दर्शकों, इन्हें यह भी नहीं मालूम कि इनका भविष्य क्या होगा। योगी तो ये कहते हैं इनका जीवन तो बर्बाद है ही, लेकिन ये अपने बच्चों का जीवन भी बर्बाद करना चाहते हैं। ये उनको भी मूर्ख बना रहे हैं। दर्शकों, ये देखिए, ये जो ये भाई साहब हैं, ये सांसद हैं, मौलाना भी हैं। शायद हमें दोबारा लड़ना और जिहाद करना पड़ेगा। ये सदन में ये क्या बोल गए सपा सांसद, ये देखिए ना, ये जो मीडिया रिपोर्ट्स में यही छपा। दर्शकों, लोकसभा में एसपी सांसद मोहिबुल्ला नदवी का विवादित बयान, बोले शायद हमें जिहाद करना पड़ेगा। दर्शकों, ये देखिए योगी आदित्यनाथ इनके बारे में क्या कहते हैं। योगी आदित्यनाथ इनके बारे में ये कहते हैं, ये दारुल इस्लाम, गजवाए हिंद, ये हिंदुस्तान में ये करना चाहते हैं, लेकिन इनको नहीं पता ये दारुल इस्लाम और तालिबानी व्यवस्था की इनकी मंशाएं यहां हिंदुस्तान की धरती पर पूरी नहीं होंगी। उससे पहले ही इनको जहन्नुम भेज दिया जाएगा। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। ये देखिए, ये लोग तालिबानी व्यवस्था पर विश्वास करते हैं
और मैं इनसे कहना चाहता हूं कि तालिबानी व्यवस्था और दारुल इस्लाम की इनकी मंशा जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है। उससे पहले ही इनको जहन्नुम भेज दिया जाएगा। और योगी ये कहते हैं गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो, गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करे। ये देखिए, सुनिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। वो लोग तालिबानी व्यवस्था पे विश्वास करते हैं। वे लोग आज भी दारुल इस्लाम में विश्वास करते हैं। आज भी मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तालिबानी व्यवस्था और यह दारुल इस्लाम की उनकी मंशा उनको जन्नत में भी पूरी नहीं होने वाली है। जहन्नुम में उससे पहले उनको जाना पड़ेगा। ये देखिए दर्शकों, जो मैंने आपको बताया ये अबू आजमी ये क्या कहता है। देखिए ना, जुल्म की कोख से आतंकवाद पैदा होता है, ये इनका कहना है। ये क्या बोलता है, किसी के बाप में दम नहीं है जो मुझसे बुलवा ले वंदे मातरम। ये देखिए, इसी का कहना है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं आज भी कुछ लोग हैं, रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हम उनकी मंशा को समझें, उनकी मंशा को समझें। वो ये कहते हैं ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन वंदे मातरम का विरोध ये भारत माता का भी विरोध है। सुनिए क्या कह रही योगी। आज भी ये कुछ लोग हैं, कहेंगे खाएंगे, रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। हम उनकी मंशा को समझें, हम उनकी मंशा को समझें। ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह समझने की विषय वस्तु भी है। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। दर्शकों, योगी ये कहते हैं पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं हम नहीं गाएंगे। सुनिए क्या कह रही होगी। राष्ट्र सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित हैं। राष्ट्र एक है तो हम भी एक हैं। राष्ट्रीय एकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यही है जो वंदे मातरम के मार्ग में बाधा है। यही बाधा है और इनको पहचानो, इन चेहरों को पहचानो जो शासकीय योजना में हड़पने की होड़ में पहली लाइन में खड़े होते हैं, लेकिन जब वंदे मातरम गाने की बात होती है तो कहते हैं कि नहीं, हम नहीं गाएंगे। ये वही देखिए दर्शकों, वही अबू आजमी, ये समाजवादी पार्टी का जो सांसद, ये अभी संसद में खड़े होकर के क्या कह रहा है। विधायक वो क्या कहता है, कोई मुझे वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। सपा विधायक ने फिर अलापा हिंदू मुस्लिम राग। ये देखिए, बेगुनाहों को सजा ना दे सरकार, असली गुनहगारों को फांसी पर लटकाए। सपा नेता अबू आजमी का दिल्ली धमाके पर बड़ा बयान। ये मीडिया वाले भी बड़ा बयान बताते हैं, ऐसे लोगों को ये सुर्खियों में लाने के लिए बड़ा बयान। ये कैसा बड़ा बयान है, ये क्या करना क्या चाहते हैं। ये वही हैं जो कहते हैं औरंगजेब महान शासक था। इनके बारे में योगी आदित्यनाथ ने कहा था विधानसभा में, उस कमबख्त को भेजो एक बार उत्तर प्रदेश में, उसका इलाज कैसे करना है ये हमें पता है। एक बार सुनिए दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। हाँ, जिनका आचरण औरंगजेब जैसा है वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करेंगे। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कुछ लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं है। समय समय पर उनको गर्मी आने लगती है और फिर उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
ये नया भारत दुनिया को यही संदेश दे रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। जब डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लिया जाता है तो फिर ये चिल्ला उठते हैं, अरे साहब देखिए अत्याचार हो रहा है। अत्याचार अगर हो रहा है तो फिर योगी कहते हैं कि अत्याचार तो होना चाहिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश ही है जहां ऐसे लोगों की मंशाएं कभी पूरी नहीं होती हैं। वो पहले वाला उत्तर प्रदेश नहीं है, वो बीमारू उत्तर प्रदेश अब नहीं है। जब ये लोग एक जनपद एक माफिया देते थे, आप देखिए इस तरह की भाषा किसी और पार्टी से क्या सामने आती है क्या? तो कौन लोग हैं, कौन सी पार्टी के हैं, क्या कहते हैं? भटके हुए लोग इनको कौन बता रहा है? इन्हें गुमराह कौन बता रहा है? इसलिए तो कहते हैं योगी कि पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया, और जो कुछ बचा रह गया था वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। आज जब पहचान का संकट नहीं है तो फिर इनको दर्द हो रहा है। ये कहते हैं हम अपनी सरकार बनाएंगे 2027 में, पीडीए की सरकार बनेगी। लेकिन दर्शकों, ये ऐसे लोग हैं वंदे मातरम नहीं गाएंगे। अब बताइए ऐसी मानसिकता का इलाज क्या है? वही तो कहते हैं योगी आदित्यनाथ, लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं, और इसलिए इनको बुलाते हैं कि जिनको ज्यादा गर्मी आ रही है तो भेज दो उत्तर प्रदेश में। गर्मी शांत कैसे होती है, कानून कैसे ठोकने का काम करता है, यह हमें भली भांति पता है। और दर्शकों, योगी ये भी कहते हैं कि कुछ लोग हैं जो राष्ट्र से ऊपर अपने मत, अपने मजहब को मानते हैं। यह खतरनाक है। मत मजहब से पहले राष्ट्र होना चाहिए, राष्ट्र प्रथम। जब इस देश में रहने वाले लोगों के मन के भीतर होगा तो भारत को विकसित बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन ये तो वही लोग हैं जो कहते हैं कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता, क्योंकि विकसित भारत को ये नहीं देखना चाहते हैं। इनकी मंशाएं तो दारुल इस्लाम, गजवाए हिंद की है। ये 2047 तक यहां इस्लामिक कंट्री बनाना चाहते हैं। लेकिन क्या वो मंशाएं पूरी होंगी? कितने आए कितने गए, इतिहास उठा करके देख लीजिए। हिंदुस्तान की धरती पर क्या कुछ करने का प्रयास नहीं किया गया, लेकिन कभी कामयाब हो पाए क्या? देश के टुकड़े करा दिए। गुलामी की मानसिकता को लेकर आज भी जी रहे हैं। बर्किंघम की बग्गी ये लोग मंगाते थे। ये वही हैं, पूरा का पूरा भानुमति का कुनबा। कुछ भी होगा देश में अच्छा, इनको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए कहते हैं योगी, ये पप्पू टप्पू अप्पू ये कुछ भी अच्छा नहीं देख सकते हैं। समाज हित में कुछ हो रहा है तो इनके पेट में दर्द होता है, घुसपैठियों को बचाने की पैरवी करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे। और देखिए, यही जो मैंने कहा दर्शकों, बाबा क्या कहते हैं, ये डेंटिंग पेंटिंग का सहारा कैसे लेना पड़ता है। और बाबा कहते हैं हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, कुछ भी योगदान देंगे तो राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा। सुनिए पहले क्या कह रही हो। अगर हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, और कुछ भी योगदान देंगे तो राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा। तो दर्शकों, एक तो देखिए ये डॉक्टरों की फौज है, ये डॉक्टरों की फौज, और एक ये मौलानाओं की फौज है। और जैसा कि मैंने कहा, कुछ बुद्धिजीवी हैं उनकी भी फौज है, और कुछ राजनेता हैं उनकी भी फौज है। ये क्या करना चाहते हैं? ये इस देश के सामाजिक ताने बाने को ये विखंडित करना चाहते हैं। इनके प्रयास वही हैं, जातियों में बांटो, भाषा के आधार पर बांटो, क्षेत्र के आधार पर बांटो। मतलब जो अंग्रेज करते थे, जो पहले मुगल करते थे, फिर अंग्रेजों ने किया, वही ये आज भी करना चाहते हैं। लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में बैठे हैं योगी आदित्यनाथ। वो तो ये कहते हैं हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा, और जब भी दुस्साहस करोगे तो फिर ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और क्या हुआ था। जब वो बड़े होंगे, आएंगे धरती पर, तो उन्हें पता चलेगा क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था।
ये जो दंगे करवाते थे, उपद्रव करवाते थे, उनका इलाज तो हो गया, लेकिन दर्शकों इस तरह की बयानबाजी का कैसे इलाज किया जाता है यह योगी आदित्यनाथ को भली भांति पता है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा दर्शकों उस पर रहेगी नजर, लेकिन आपको क्या लगता है आप हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे लोग जो उस पर कभी बात नहीं करेंगे क्या हो रहा है, कैसे जिस तरीके से वो कट्टरपंथ इनके दिमागों में घुसा हुआ है, क्योंकि अभी तक तो हमने यही देखा था भैया, जो गरीब लोग हैं, प्रताड़ित हैं, गुमराह हो जाते हैं, रास्ते से भटक जाते हैं, वो जाकर के फटते हैं। जब ये पढ़े लिखे डॉक्टरों की फौज फटने लगे और उस पर ये कहें कि जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसका इलाज क्या है? दर्शकों हमें बताइएगा जरूर। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।